हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। दिल्ली पुलिस के एक और प्रैक्टिस सेट में देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी संस्था को वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड बैंक। तो ऑप्शन में कह रहा है आपका IMF, ADB, IBRD, यूनेस्को। तो बेसिकली क्या है आपका IBD, IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मनीला में है। यूनेस्को, जो कल्चर को बचाने वाली एक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में। और जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है IBRD। ठीक है, IBRD क्या कहलाता है आपका वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो ये कह रहा है इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि आर्थिक रूप से नियोजन करना किसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसकी एक खासियत है। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो जो प्लानिंग करना जो खासियत है, ठीक है, वो खासियत है ऑप्शन ए कह रहा है सोशलिस्ट इकोनॉमी की, यानी कि समाजवादी। समाजवादी उसको बोलते हैं जो लोगों की भलाई के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करती है। या कैपिटलिस्ट की, कैपिटलिस्ट होता है पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं जिसका उद्देश्य मैक्सिमम लाभ कमाना होता है। या डुअल इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी इकोनॉमी। ठीक है, समाजवादी इकोनॉमी इसका सही आंसर है। ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, वो ये कह रहा है कि कितने बैंकों को नेशनलाइज किया गया था 1969 में। 1969 के अंदर कितने बैंकों को नेशनलाइज किया गया था, बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो नेशनलाइजेशन का मतलब होता है जब सरकार किसी चीज को, किसी चीज के मालिकाना हक को अपने हाथों में ले ले, वो नेशनलाइजेशन कहलाता है। तो बेसिकली 1960 भारत में दो बार नेशनलाइजेशन हुआ बैंकों का। एक बार 14 बैंकों का और एक बार 1980 में हुआ था आपका 6 बैंकों का। दोनों ही टाइम पर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि 1969 में कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, तो सही आंसर आ जाएगा 14 बैंकों का। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसिप्ट एंड टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो बेसिकली वो ये कह रहा है रिसिप्ट का मतलब होता है कमाई और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। तो टोटल कमाई और टोटल खर्च के बीच के अंतर को हमारे बजट में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कैपिटल रिसिप्ट, सॉरी कैपिटल डेफिसिट, यानी कि पूंजी घाटा, या फिस्कल डेफिसिट, या बजट डेफिसिट, या रिवेन्यू डेफिसिट। तो बेसिकली इसका जो सही आंसर है वो है आपका बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट के नाम से इसको जाना जाता है। टोटल कमाई और टोटल खर्च के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, आपका बजट डेफिसिट कहा जाता है। नेक्स्ट यार, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इंडियन स्टेट ऑफ नागालैंड। नागालैंड जो एक राज्य है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। ए ऑप्शन में कह रहा है इंग्लिश, बी में कह रहा है नागा, सी में कह रहा है मीटी और डी में कह रहा है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो नागालैंड राज्य की जो स्टेट लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। नागालैंड राज्य की जो स्टेट लैंग्वेज है वो है आपकी इंग्लिश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन अशोक चक्र डिपिक्टेड ऑन नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। भारत के झंडे पर
भारत के झंडे पर जो तीलियां है उनकी संख्या कितनी है? तो भारत के झंडे पर जो तीलियां है उनकी संख्या 24 है, जो किसको दिखाती है? निरंतर प्रगति को दिखाती है, 24 घंटे को दिखाती है। नेक्स्ट कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पंचायती राज। पंचायत की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत का वर्णन है? तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो पंचायत का जो वर्णन है वो है आपका आर्टिकल 40 के अंदर, अनुच्छेद 40 के अंदर वर्णन है कि भाई क्या होना चाहिए? पंचायत स्थापित होनी चाहिए। शुरुआत में जो पंचायत थी वो हमारे संविधान के चौथे भाग डीपीएसपी के अंदर थी। ठीक है, शुरुआत में वो डीपीएसपी के अंदर थी, बाद में जाकर हमने इनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया। आपकी बाद में जाकर अशोक मेहता कमेटी और बलवंत राय मेहता कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी, इन सब की कमेटियों की सिफारिश को मानते हुए हमने अपने संविधान के अंदर 73वां संविधान संशोधन किया, जिसके तहत गांव के अंदर पंचायत, और 74वां संविधान संशोधन करा जिसके अंदर शहरों के अंदर पंचायत को हमने स्थापित किया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा अनुच्छेद 40। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, वेयर इज द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकुलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर अस्पृश्यता को, अनटचेबिलिटी को, ठीक है, का वर्णन है? तो अगर हम बात करें आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी के भी साथ जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके अलावा आर्टिकल 16 बात करता है सभी को जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है यानी कि रोजगार के समान अवसर सभी को मिलेंगे। और आर्टिकल 17 इसका सही आंसर है, जो बात करता है किसकी? अस्पृश्यता के अंत की जो बात करता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेयर वाज द कैपिटल ऑफ सूरसेन महाजनपद? तो बेसिकली क्या था? महाजनपदों की संख्या 16 थी। ठीक है, महाजनपदों की संख्या 16 थी, जिसमें मगध सबसे पावरफुल था। तो यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सूरसेन था उसकी राजधानी क्या थी? ठीक है, उसकी राजधानी क्या थी? तो जो सूरसेन था उसकी जो राजधानी वो मथुरा थी। ठीक है, मथुरा क्या थी? सूरसेन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। मगध की राजधानी राजगीर, फिर बाद में पाटलिपुत्र हुआ करती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कह रहा है ड्यूरिंग रीजन ऑफ हर्षा द कन्नौज असेंबली वाज हेल्ड टू पब्लिसाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट? वो कह रहा है कि भाई जो आपके हर्ष के टाइम पर, हर्षवर्धन के टाइम पर कन्नौज में एक मीटिंग हुई थी, वो कौन से बौद्ध धर्म के सेक्ट को मानने को लेकर हुई थी? तो बेसिकली इस बौद्ध धर्म के अंदर दो विचारधारा है, एक महायान और एक हीनयान। जो हीनयान विचारधारा है वो गौतम बुद्ध को एक सामाजिक सुधारक के रूप में देखती है। वो ये कहती है कि गौतम बुद्ध इस समाज का कल्याण करने के लिए आए थे, जबकि जो महायान विचारधारा है वो गौतम बुद्ध को एज अ भगवान मानती है, और जब मूर्ति पूजा की यहाँ से शुरुआत हो जाती है। तो इसका जो नाम है, ठीक है, वो इसका सही आंसर हो जाएगा महायान। ठीक है, महायान क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, महायान विचारधारा की शुरुआत यहां से हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो ये कह रहा है 1923 में किसने स्वराज पार्टी स्थापित करी थी? तो बेसिकली क्या था, 1920-21 में आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था। इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत गांधी जी का कहना था कि भाई ब्रिटिशर का आप सहयोग मत करो, और वो एक साल के अंदर ही उनका साम्राज्य क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इस आह्वान पर बहुत सारे लोगों ने, जो लॉयर थे उन्होंने कोर्ट में जाना छोड़ दिया, टीचर ने पढ़ाना छोड़ दिया, सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन का बहिष्कार किया गया। आंदोलन अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन यूपी के गोरखपुर में एक इंसिडेंट ऐसा हो गया जिसमें 22 पुलिस कर्मियों की डेथ हो गई, क्योंकि
गुस्साई भीड़ ने क्या कर दिया था, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। इसके बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। उससे नाराज होकर कुछ लोगों ने स्वराज पार्टी बना ली थी। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली वो यही पूछ रहा है कि स्वराज पार्टी के फाउंडर कौन थे। ठीक है, मेन क्वेश्चन आपका ये है कि स्वराज पार्टी के फाउंडर कौन थे। ठीक है, तो अगर स्वराज पार्टी के फाउंडर की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है, क्या थे यहाँ पर, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच वायसरॉय ऑफ इंडिया द द इलेक्शंस वेयर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ठीक है, तो वो कह रहा है कौन से वॉइसरॉय के टाइम पर भारत में पहली बार प्रांतों के लिए जर्नल चुनाव हुए। जर्नल चुनाव उसको कहते हैं जब सभी लोग वोट डालते हो, जब सभी वयस्क लोग वोट डालते हो उसको जर्नल चुनाव कहते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन से वॉइसरॉय थे जब भारत में जर्नल चुनाव आयोजित कराए गए। तो जो इसका सही आंसर है, ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका, ठीक है, लॉर्ड लिनिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिनिथगो उस टाइम पर क्या थे, आपके वॉइसरॉय थे जब 1937 में भारत में पहली बार चुनाव कराए गए। अगर हम बात करें लॉर्ड माउंटेन, लॉर्ड माउंटेन के टाइम पर भारत आजाद हुआ। लॉर्ड कर्जन जुड़े हुए हैं बंगाल के विभाजन से, और लॉर्ड इरविन के साथ जुड़ा हुआ है गांधी जी का समझौता, जिसमें तय ये हुआ था कि फ्रीडम फाइटर जो नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के जो दोषी है उनको छोड़ दिया जाएगा, और दूसरी तरफ, ठीक है, दूसरी तरफ गांधी जी क्या करेंगे, जो नॉन कोऑपरेशन नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको वो बंद कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा स्तूप स्तूप जो एक बौद्ध धर्म की एक धार्मिक संरचना है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा स्तूप आपके किस राज्य में देखने को मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा स्तूप के लिए ऑप्शन दे रहा है हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी शिमला है, बिहार जिसकी राजधानी पटना है, मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल है, और उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। और सबसे बड़ा स्तूप सांची स्तूप भी कहां देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। स्तूप थे क्या, बौद्ध धर्म के अंदर एक ऐसी स्ट्रक्चर जहां पर गौतम बुद्ध के शरीर के जो अवशेष थे, ठीक है, उनके ऊपर एक टीला नुमा स्ट्रक्चर बना दी गई, जिसको क्या कहा गया, जिसको स्तूप का नाम दिया गया। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थाईपुसम फेस्टिवल, थाईपुसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज। तो थाईपुसम नाम का त्योहार कौन सी कम्युनिटी मनाती है, मलयालम कम्युनिटी मनाती है क्या, तेलुगु कम्युनिटी मनाती है क्या, मराठी मनाती है क्या, या तमिल मनाती है क्या। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, तमिल कम्युनिटी। ठीक है, तमिल कम्युनिटी क्या करती है, थाईपुसम त्योहार को मनाती है। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। कौन से राज्य के अंदर जो फॉरेस्ट है उनका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। ऑप्शन कह रहा है बिहार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश या केरला। क्वेश्चन ये कह रहा है कौन से राज्य के अंदर सबसे ज्यादा, ठीक है, फॉरेस्ट का क्षेत्रफल है। तो फॉरेस्ट का क्षेत्रफल जो है वो सबसे ज्यादा कितना किसमें है, मध्य प्रदेश के अंदर ही देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है सबसे ज्यादा वनों का क्षेत्रफल। नेक्स्ट कह रहा है कैन रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। जो केन नदी है इनमें से कौन सी नदी की, जो केन नदी है, ठीक है, इनमें से वो किसकी सहायक नदी है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो केन, बेतवा, चंबल, ठीक है, ये सारी सहायक नदी है यमुना नदी की। यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल
ठीक है, केन, बेतवा, ये सारी यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से और बंदरपुंछ नाम की ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है यमुना नदी, जो प्रयागराज में जाकर मिल जाती है किससे? गंगा से। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो ये कह रहा है मणिपुर इज कॉमन बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आजकल इस तरह के क्वेश्चन आता ही आता है। वो ये पूछ रहा है मणिपुर की जो सीमा रेखा है वो कौन कौन से राज्यों से मिलती है। तो जो मणिपुर की जो सीमा रेखा है वो नागालैंड से भी मिलती है, मिजोरम से भी मिलती है और आसाम से भी मिलती है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, नागालैंड, मिजोरम और आसाम। ठीक है, उससे ये क्या होती है, इसकी सीमाएं मिलती है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई हिमालय जो माउंटेन है, हिमालय किस तरह का पर्वत है। क्वेश्चन ये कह रहा है हिमालय किस तरह का पर्वत है। तो बेसिकली तीन तरह के पर्वत होते हैं। एक तो होता है वोल्केनिक, यानी कि धरती के नीचे से वोल्केनो आया, जो ज्वालामुखी आया वो ठंडा हो गया और एक पर्वत के रूप में बदल गया। दूसरा होता है ब्लॉक माउंटेन, यानी कि बीच में से एक चट्टान धंस गई, जहां पर जिस वजह से जो आज साइड वाले थे वहां पर ऊंचाई बन गई और वो माउंटेन बन गए। ठीक है, और एक होता है आपका फोल्ड माउंटेन, जब दो चट्टानें आपस में टकराए, भारी चट्टान नीचे धंस जाए और हल्की चट्टान ऊपर उठ जाए, उसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। तो जो हिमालय है वो एक यंग फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है हिमालय, और ए ही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया प्रोड्यूस हाईएस्ट वूल। भारत के इन राज्यों में से किस राज्यों में सबसे ज्यादा ऊन उगती है। ठीक है, भारत के इन राज्यों में सबसे ज्यादा ऊन किस राज्य में उगती है? हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में। तो जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के अंदर भारत में सबसे ज्यादा ऊन उगती है। ठीक है, सबसे ज्यादा ऊन उगती है कहां पर? आपका राजस्थान में। अगला कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ वेदर। वेदर होता है मौसम। ठीक है, किसी इन्वायरमेंट के थोड़े समय की जो कंडीशन होती है उसको वेदर बोलते हैं, और एक लंबे टाइम की जो कंडीशन होती है उसको क्लाइमेट बोलते हैं। तो ये कह रहा है इनमें से कौन सी चीज है जो किसी जगह की वेदर को प्रभावित करती है? विंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या ऑल ऑफ दीज। तो किसी जगह की जो कंडीशंस होती है उनको ये सारे फैक्टर ही प्रभावित करते हैं। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द स्केल यूज फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप को नापने की जो यूनिट है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है मेट्रिक स्केल, रिएक्टर स्केल, एपिसेंटर स्केल या क्वेक स्केल। तो बाकी तो कोई स्केल होती नहीं है। ठीक है, बाकी तो कोई स्केल होती ही नहीं है। इसमें सही आंसर जो है ना वो रिएक्टर स्केल है। ठीक है, अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को नापने के लिए रिएक्टर स्केल यूज होती है, और इंटेंसिटी को नापने के लिए आपकी तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रिएक्टर स्केल। हाँ, इंटेंसिटी को नापने के लिए मर्सिली स्केल यूज होती है और मैग्नीट्यूड को नापने के लिए रिएक्टर स्केल यूज होती है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से आप रिएक्टर स्केल लगाओगे। नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। इनमें से किसकी स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होती है? ऑप्शन ए कह रहा है अल्कोहल, बी कह रहा है मीथेन, सी कह रहा है वाटर, डी कह रहा है केरोसिन ऑयल। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका वाटर। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट व्हेन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो क्या होता है कि सैटेलाइट दो तरह की होती है। एक होती है नेचुरल, जैसे मून जो है वो अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट होती है, और सैटेलाइट उस बॉडी को बोलते हैं जो प्लेनेट के चारों तरफ घूमती है।
दूसरी होती है आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट कहलाती है जो ह्यूमन ने बनाई है, ठीक है, ह्यूमन ने बनाई है आर्टिफिशियली तरीके से। तो वो कह रहा है कि जब एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमती है तो इनमें से किसमें उसका बदलाव पूछा था कि कांस्टेंट पूछा था, ठीक है। तो पूछा कांस्टेंट कौन सी रहती है इनमें से, जब एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूमती है तो कौन सी चीज उसकी कांस्टेंट रहती है। कह रहा है लीनियर वेलोसिटी रहती है क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहता है क्या, या एंगुलर मोमेंटम। तो जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो एक फिक्स पाथ पे घूम रही है। अगला कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू करेक्ट प्रेस बायोपिया। अगर प्रेस बायोपिया किसी को हो गया है तो उसको सोल्व करने के लिए, ठीक करने के लिए क्या यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं क्या, या कॉन्वेक्स या सिलेंड्रिकल। तो प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए बाईफोकल, यानी कि जिस एक सेम के अंदर ही क्या होता है आपका कॉनकेव भी होता है कॉन्वेक्स भी होता है, उसको बाईफोकल बोलते हैं। तो बाईफोकल लेंस यूज किया जाता है प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग ब्लड प्रोटीन रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन प्लाज्मा। इनमें से कौन सी जो प्रोटीन है वो वाटर के अमाउंट को रेगुलेट करती है प्लाज्मा के अंदर। ऑप्शन ए कह रहा है एल्बुमिन, ग्लोबिन, फिब्रोमिन, या कोई भी सही नहीं है। तो जो प्लाज्मा के मात्रा को जो निर्धारित करता है वो पूछ रहा है आपका इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका एल्बुमिन, ठीक है। एल्बुमिन क्या करता है, ठीक है, प्लाज्मा की मात्रा को निर्धारित करता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को और हाइड्रोजन को साथ में मिला दोगे तो मिलाने से क्या बन जाएगा, क्या कोल गैस बन जाएगी, या प्रोड्यूसर गैस बन जाएगी, या वाटर गैस बन जाएगी, या गोबर गैस बन जाएगी। तो देखो भाई, अगर हम बात करें गोबर गैस की तो गोबर गैस तो मीथेन होती है, CH4 होता है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो बन जाएगी वाटर गैस, CO2 और हाइड्रोजन के मिलने से बन जाएगी वाटर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो ये कह रहा है नेम द गैस विच इज यूज इन बैलून इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बजाय जो गुब्बारे होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस यूज होती है। तो देखो भाई, जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं, चिप्स खराब ना हो इसके लिए तो हम नाइट्रोजन प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यहां जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा हीलियम। गुब्बारों के अंदर हीलियम गैस यूज होती है क्योंकि वो इजिली क्या हो जाती है, इजिली वो हल्की गैस होती है, इस वजह से गुब्बारे ऊंचे उड़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है आइसोबार इज प्रोड्यूस बाय इमिशन विच ऑफ द। आइसोबार किसके किसके जलने से आइसोबार बनता है, ठीक है, यानी कि किससे आइसोबार बनता है बेसिकली ये पूछ रहा है। एक्सरे से, गामा रे से, बीटा रे से, या अल्फा रे से, ठीक है, किससे आपके आइसोबार बनते हैं बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है गामा रे। गामा रे की वजह से क्या बनते हैं आपके आइसोबार बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी। बायो मतलब जीव, डायवर्सिटी मतलब विभिन्न प्रकार के। तो वो कह रहा है कि इनमें सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी किसके अंदर देखने को मिलती है। तो वो कह रहा है टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट होता है जहां पर टेम्परेचर ना तो ज्यादा ठंडा रहे ना ज्यादा गर्म रहे, उनको टेम्परेट फॉरेस्ट बोलते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट को बोलते हैं जो कुछ टाइम के बाद अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ग्रासलैंड घास भूमि होती है। और इसका जो सही आंसर है वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिनको सदाबहार वन के नाम से भी जाना जाता है, ये ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश होती है, पेड़ हरे भरे रहते हैं, और यहाँ पर सभी तरह के जानवर और सभी तरह के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट,
ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ की फ्यूनल स्पीसीज दैट इज बीइंग कंजर्व्ड एंड मेंशन्ड इन दाचिगम नेशनल पार्क। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है एक तो दाचिगम नेशनल पार्क है, आपको ये पता होना चाहिए दाचिगम नेशनल पार्क कहाँ है, जम्मू कश्मीर के अंदर आपको देखने को मिलता है दाचिगम नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दाचिगम नेशनल पार्क में किसको बचाया जाता है, मस्क डियर को, गोल्डन ओरियल को, मार्टिन को या हंगुल को। तो जो दाचिगम नेशनल पार्क है उसके अंदर हंगुल का प्रोटेक्शन किया जाता है, ठीक है, हंगुल का प्रोटेक्शन किया जाता है दाचिगम नेशनल पार्क के अंदर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल्स। बायो मींस जीव, फ्यूल मींस ईंधन। ऐसी इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जिससे बायोफ्यूल्स बनाने में मदद मिलती है। तो बेसिकली क्या है, जो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। शुगर केन से भी आप देखते होंगे आजकल क्या हो रहा है, पेट्रोल के अंदर इथेनॉल को मिक्स किया जा रहा है, ठीक है। कौन से भी बायोफ्यूल बनता है और जेट्रोफा प्लांट, ठीक है, जिसको आपका, ठीक है, पेट्रोल प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, उससे इन ये सारे क्या है सही ऑप्शन है, सबसे ही क्या बन सकता है आपका बायोफ्यूल बन सकता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें द इंटेंसिफाइड वर्जन ऑफ विच मिशन वॉज। intensified version of which mission was recently launched by Prime Minister of India at Vadnagar in October 2017। अक्टूबर 2017 में महात्मा गांधी सॉरी नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था, बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है। उस समय के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अब फिलहाल में तो आप इसका ना ईयर याद रख लोगे। ऑप्शन ए कह रहा है स्मार्ट सिटी मिशन, मिशन इंदिरा, मिशन इंद्रधनुष या मिशन स्वयं ज्योति। तो जो इसका सही आंसर है वो है मिशन इंद्रधनुष। जिस प्रकार इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, इसी प्रकार यहाँ 7 जो बच्चों छोटे बच्चों से जुड़ी हुई जो बीमारियां होती है उनके प्रोटेक्शन को लेकर इसका नाम रखा गया था मिशन इंद्रधनुष। फिलहाल में आपको याद रखना है कि मिशन इंद्रधनुष की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी 2017 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इंडिया हैज डिक्लेयर्ड 2010 टू 2020 एज द डिकेड ऑफ। भारत ने 2010 से लेकर 2020 के टाइम को किस रूप में मनाने की सोची है। मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकरण, इनोवेशन यानी कि इन्वेंशन यानी कि नया अन्वेषण करना, नई खोज करना, इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरित करना किसी चीज को। तो भारत ने ये जो शुरू करी है ये करी है इनोवेशन को लेकर, ठीक है, इनोवेशन को लेकर भारत ने ये शुरू करी है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें इंडियन रेलवे इज वर्किंग विद विच ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय जो रेलवे है वो कौन सी एक संस्थान के साथ, कौन सी एक संस्थान के साथ मिलकर काम कर रही है, ठीक है, कौन सी एक संस्थान के साथ मिलकर काम कर रही है ट्रेन को सेफ बनाने को लेकर। उस समय के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, गलत हो जाए तो आपको परेशान नहीं होना है। तो इसमें जो रेलवे की जो मदद कर रहा है वो इसरो कर रहा है, जो भारत की क्या है अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। जिस प्रकार जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम जाक्सा है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम नासा है, इसी प्रकार भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, इसरो है। जिसको 15 अगस्त 1969 को 15 अगस्त 1969 को 1969 को बनाया गया था, ठीक है। और विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष के फादर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है 2017 का वुमेन्स का सिंगल नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती थी। उस समय के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, साइना नेहवाल ने उस समय पर जीती थी। अगले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो ये कह रहा है फीफा वुमेन, फीफा क्या है, एक संस्था है जो फुटबॉल के टूर्नामेंट कराती है। तो फुटबॉल वुमेन का वर्ल्ड कप 2019 का, ठीक है, किस का कहां पर होगा ये क्वेश्चन था बेसिकली। तो ये होने वाला था आपका फ्रांस में, पुराना क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कौन से भारत के पड़ोसी देश
के साथ भारत ने मित्र शक्ति, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, मित्र शक्ति 2017 अक्टूबर में, तो मित्र शक्ति भारत करता है कौन से देश के साथ? श्रीलंका के साथ होने वाली एक्सरसाइज का नाम है आपका मित्र शक्ति। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन नेपाल? नेपाल का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन में कह रहा है फुटबॉल, क्रिकेट, ट्रैकिंग या बेसबॉल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल नेपाल में सबसे फेमस है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है हु इज द विनर ऑफ मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2017 का जो मिला था वो डेविड ग्रोसमैन को मिला था। पुराना क्वेश्चन है, याद करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर? यहां से आपको एक चीज समझनी है कि फ्रांस के सबसे बड़े जो ऑनर है उसका नाम है लेगियन ऑफ ऑनर, और उससे किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए कह रहा है अमिताभ बच्चन को, दिलीप कुमार को, शाहरुख खान को या सुमित्रा चटर्जी को। तो जो इसका सही आंसर है वो है सुमित्रा चटर्जी। ठीक है, सुमित्रा चटर्जी को ये अवार्ड मिला था। अगला कह रहा है इंडिया जंप ओवर 30 रैंक इन द ईज ऑफ डूइंग। एक तो यहां से आपने जो सीखने वाली चीज है एग्जाम की दृष्टि से कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक की जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ये उस समय की रैंक है। ठीक है, कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उस समय भारत की जो रैंक थी वो 100 थी। ये पुरानी रिपोर्ट, रैंक पुरानी रिपोर्ट है बस, लेकिन इससे आप एक चीज याद कर लो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है आपका वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टर्स ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका, इंडिया इज लाइकली टू ओवरटेक विच नेशन एज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी? वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2028 तक भारत किस देश को पिछाड़कर सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा? ऑप्शन कह रहा है फ्रांस को पिछाड़कर, रशिया को पिछाड़कर, पाकिस्तान को पिछाड़कर या जापान को पिछाड़कर। ठीक है, तो उस समय का ये क्वेश्चन था, जापान को पिछाड़कर भारत क्या बन जाएगा? दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा पीपीपी पर। ठीक है, ये पीपीपी बेस पर है, दो तरह से आता है ये। ठीक है, अगर हम देखें वैसे जीडीपी के हिसाब से तो 5th पे जाते हैं हम, और परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर अगर हम देखते हैं तो हमारा नंबर पड़ता है आपका 3rd। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एज पर डेटा रिलीज बाय आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो डेटा जारी किया गया था 2017 में, उसने कहा दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंट्री कौन सी है पर कैपिटा जीडीपी? देखो, एक है नॉर्मल जीडीपी, नॉर्मल जीडीपी में पूछे तो अमेरिका पहला, चाइना दूसरा। ठीक है, लेकिन यहां पूछा पर कैपिटा जीडीपी, यानी कि जो देश है उस देश की कमाई को उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, उसके बाद कौन सा देश क्या आता है आपका टॉप पर आता है। ठीक है, वो क्वेश्चन ये कह रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है कतर। ठीक है, उस समय की डेटा है 2017 का, तो आईएमएफ के अनुसार पर कैपिटा जीडीपी के मामले में कतर टॉप पर है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो ये कह रहा है आपका कि विच कंट्री हैज पार्टनर इंडिया इन इट्स फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर मिसाइल? अब भारत क्या करेगा? प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करेगा अपने अंतरिक्ष सेंटर के अंदर, और मैन्युफैक्चरिंग बनाई जाएगी कहां पर? हैदराबाद में। तो वो कह रहा है इसके लिए हमने किस देश के साथ एग्रीमेंट करा है? ठीक है, इसके लिए हमने किस देश के साथ एग्रीमेंट करा है, बेसिकली क्वेश्चन ये आपका कह रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है इजराइल। इजराइल के साथ हमने पार्टिसिपेट करा है, हम जॉइंटली मिलकर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इंडिया के अंदर भी प्राइवेट सेक्टर को लेकर आएंगे मिसाइल वगैरह में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उड़ीसा गवर्नमेंट ने 7 महीने का बैन लगा दिया है सी फिशिंग एक्टिविटी पे, किसको बचाने को लेकर? ठीक है, सी फिशिंग एक्टिविटी पे किसको बचाने को लेकर 7 महीने का बैन लगा दिया है? ऑप्शन ए कह रहा है क्रोकोडाइल, टर्टल, शार्क या नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा आपका टर्टल, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है न्यू स्पीसीज ऑफ एडिबल फिश इज फाउंड इन पंपा रिवर, द रिवर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। पंपा रिवर किस राज्य में है, बेसिकली क्वेश्चन आपका ये एक कह रहा है कर्नाटक में है क्या, ठीक है, पंपा रिवर कर्नाटक में है क्या, केरला में है क्या, या गोवा में है क्या, ठीक है, पंपा रिवर किस राज्य में है, बेसिकली क्वेश्चन आपसे ये है। तो इसका जो सही आंसर है वो है केरला, ठीक है, केरला के अंदर आपकी पंपा रिवर देखने को मिलती है। नेक्स्ट कह रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का क्या है, आपका सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है और एशिया के अंदर सबसे ज्यादा ब्रांच रखने वाला बैंक भी है, जिसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था। 1955 में इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो उस समय के अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको एडिशनल बातें बता दी कि एसबीआई के हेड कौन बने थे। ऑप्शन ए कह रहा है अरुंधति घोष, अश्वनी कुमार या रजनीश कुमार, तो सही आंसर था इसका रजनीश कुमार। नेक्स्ट कह रहा है क्राउंड मिस वर्ल्ड 2017, 2017 की मिस वर्ल्ड कौन बनी थी, क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, इसका जो सही आंसर है आपका वो है भारत की हरियाणा के अंदर से मानुषी चिल्लर, मनुषी चिल्लर क्या बनी थी, मिस क्राउन मिस बनी थी 2017 की। नेक्स्ट कह रहा है 49 किसको वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2019 बाय यूनेस्को, यूनेस्को एक संस्था है, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, कल्चरल चीजों को एजुकेशनल चीजों को ये देखती है। तो उसने बोला है कि भाई ये ना वर्ल्ड बुक कैपिटल के अनुसार किस नाम को उस साल का चुना गया था, ठीक है, वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में, तो कैपिटल के रूप में इसमें चुना गया था शारजहां को, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज इन जम्मू कश्मीर बिकम फर्स्ट टू गो कैशलेस, इनमें से जम्मू कश्मीर का कौन सा ऐसा विलेज बन गया है जो कैशलेस हो गया है, यानी कि सब यहाँ पर डिजिटल पेमेंट होने लग गया है। तो इस जगह का नाम है लनूरा, ठीक है, लनूरा नाम की जगह पर क्या हो गया है आपका, ठीक है, कैशलेस बन गया है। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, आपके कितने मार्क्स बने, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। फिर मिलेंगे हम एक नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।